साले के भतीजे। हेलो, पैसे लेकर तो आओ, पूरी दुनिया अब तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे चरणों में आएगी। खैर, पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, फिर भी हर साल पास होते थे, क्योंकि पास होने की हमारे पास एक नायाब टेक्नोलॉजी थी। कॉपी करने के हम बचपन से माहिर खिलाड़ी थे। इतने माहिर खिलाड़ी थे, हमारा शुरू से मानना था कि क्लास के सारे बच्चे पढ़ते तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। जब वो कर रहे तो हमें कर, एक बार पहिए का आविष्कार हो गया तो बार बार करके करोगे क्या। जब वो बच्चा पढ़ रहा है तो हम उसी से पूछ लेंगे क्या पढ़ा है तुमने। लेकिन बच्चे हमें बताएंगे क्यों, बच्चे हमें बताएंगे क्या। तो हम क्या करते थे, पहले ही तैयारी करते थे, पहले ही क्लास के होशियार बच्चों की लिस्ट बनाते थे। जीवन में टारगेट कभी भी हमने बनाए और पूरे हमेशा इसलिए हुए क्योंकि हम टारगेट को पूरा करना जानते थे। बिना टारगेट को, बिना प्लानिंग के कभी टारगेट लेते ही नहीं थे। सारे बच्चे जब पढ़ते थे तो हम लिस्ट बनाते थे कि कौन कौन पढ़ते हैं, और होशियार बच्चों की लिस्ट बनाते थे। अब होशियार बच्चे हमें तो बताएंगे नहीं, तो हम सारे पहलवानों से दोस्ती क्यों किए थे। सारे पहलवानों को हम उनके घर पर ले जाते और उनको परिचय देते। ये है मोहन, इसने पिछले साल किसी का जबड़ा तोड़ा था। ये है सोहन, इसने टांगे तोड़ी थी। और फिर उसको कहते थे भैया डरो मत, आपको मारने थोड़ी आए हैं, हमें पता है आप तो हमारी एग्जाम में मदद करोगे। वो कहा मदद करेंगे साला, एग्जाम ही नहीं देंगे, पहले तेरे को दिलाएंगे। तो मदद की बात करा, टांग कौन तोड़ाएगा। और मजे की बात है, एग्जाम होता था ना, एग्जाम होता था तो जिससे हम कॉपी करते थे उससे भी ज्यादा नंबर हमारे आते थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई साहब पढ़े लिखे लोगों को मिर्ची लग गई। वो कहते यार भाई साहब इतना तो मत फेंको यार। ये ठीक है, मान लिया मुकेश कोठारी होगा, कमाया होगा, तेरे को सब सम्मान कर रहा होगा, लेकिन फेंकने की तो हद कर यार भाई। ऐसा कैसे संभव है कि जिससे कॉपी करेगा उससे तेरे नंबर ज्यादा आएंगे। अरे भाई यही गलती तुम बार बार कर रहे हो, यही गलती तुम्हारे दादाजी ने की थी। तुम्हारे दादाजी के पास एक आदमी आया था, उसने कहा लंदन में मैच होगा, फरीदाबाद में दिखाऊंगा। तो तुम्हारे दादाजी भी हंस पड़े। पागल हो गया क्या, इतनी बड़ी क्या दूरबीन बनाएगा। काश तुम्हारे दादाजी ने पूछा होता किस टेक्नोलॉजी से बताएगा, और वो टेक्नोलॉजी उस समय उनके हाथ लगी होती तो भीलवाड़ा के सबसे टॉपेस्ट व्यक्तियों में से एक होते मैकेनिकल। लेकिन उन्होंने हंस लिया, और तुम भी मेरे पर हंस रहे हो। अरे तुम पूछते तो बताता ना कैसे आते। ऐसे थोड़ी आता। वह ठीक है, नहीं पहुंचाता तो दूसरी बात करते, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। बताऊं तो टोटल आगे के जो 15-20 आदमी मेरे से पूछना चाहते हैं, मैं 100% मीटिंग के बाद बताऊंगा, क्योंकि सबका टाइम नहीं खराब करते हैं। वो नहीं पूछना चाहते तो क्यों बताएं। कितने पूछना चाहते हैं, कितने जो पूछना चाहते हैं हाथ खड़ा करो एक बार। ज्यादा तो होगा ही। अगर हम मेरे को, मैं ऐसी बहुत सारी बातें करूंगा जो जीवन में आपने कभी सुनी नहीं। पूछ लेना, मुझे बता देना। लेकिन मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मैं रिक्वेस्ट का भूखा हूं। अगर मुझे डराओगे ए बता, तो किसी के पिताजी से नहीं डरता। मुझे क्या लेना देना भाई आपसे, आप नहीं सुनना चाहते तो हम चले जाएंगे। हाँ रिक्वेस्ट करोगे तो बताऊंगा। रिक्वेस्ट करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सब लोग अपने हाथ को एक बार ऐसा करो, ऐसा करना है सबको। ये सीधा नहीं रखना, सीधा रखने से भिखारी की फील आती है। थोड़ा सा यूं यूं है ना, और थोड़ा सा मेरे साथ बोलना है, बताओ बताओ। गर्दन नहीं हिल रहा, गर्दन नहीं हिल रहा तो ऐसे बोल रहा है अल्लाह के नाम पे दे दे। गर्दन गर्दन ऐसे। अरे बताओ 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 मेरे भाई, बताओ बताओ बताओ। आपने कहा तो फिर बताओ। ज्यादा नंबर क्यों आते थे, क्योंकि हम टारगेट को डिवाइड करना जानते थे। तुम केवल सपने देखते हो, इस महीने रॉयल्टी पे जाऊंगा, सपना देख लिया, अब 30 दिन तो कुछ नहीं कर रहे, फिर लास्ट दिन जाग रहे हैं मेरा टारगेट क्यों नहीं पूरा हो रहा। अरे भाई 30 दिन का टारगेट था तो 30 दिन में रोज का टारगेट बनाना चाहिए। रोज में 8 घंटे अगर वर्किंग है तो 1 घंटे का टारगेट बनाना चाहिए। 1 घंटे में रोज क्या क्या करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए, तब टारगेट पूरे होते हैं ना। तुम क्या करते हो, सीधा सपना देख लेते हो, फिर टारगेट होता नहीं, लास्ट दिन में आप धांधू उल्टे पुल्टे काम कर देते। हम नहीं करते थे ऐसा। हम क्या करते थे, कौन कौन होशियार बच्चे की लिस्ट बनाते थे, कौन कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है उसकी लिस्ट भी बनाते थे, और कौन कौन किस चैप्टर में होशियार है उसकी लिस्ट भी बनाते थे। मैथमेटिक्स का एग्जाम आता था
तो हम पहले क्लियर कर लेते थे। टिग्नोमेट्री का प्रश्न पूछेंगे तो इसी से पूछेंगे। टिग्नोमेट्री में ये होशियार है, परसेंटेज में ये होशियार है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये होशियार है। और एग्जाम आता तो उनसे भी ज्यादा नंबर हमारे क्यों आते? क्योंकि ये सारे बच्चे अपने दिमाग से पास होते, हम सबके दिमाग से पास होते। मेरी 4 अपलाइन है। द फर्स्ट इज, पहली अपलाइन है केसी चावड़ा जी, दूसरी है बीसी चावड़ा जी, तीसरी भेरुदान करवा सर, एंड फोर्थ इज पहला राय सर। 4 अपलाइन है। केसी चावड़ा जी ने हमें सिखाया एविडेंस के साथ बात करो। बीसी चावड़ा जी ने हैंडल कैसे करनी है ऑडियंस को, उसके बारे में बात बताई। भेरुदान जी ने सिखाया द रिलेशनशिप इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेल के पीछे मत भागो, रिलेशनशिप के पीछे भागो। रिलेशनशिप अगर बन गई ना तो सेल अपने आप होगी। थोड़ा सोचो ना, जिस नाई से तुम बाल कटाते हो बीच में 100 दुकानें और खुल गई, फिर भी तुम वहीं जाते हो। जहां पर तुम पान खाते हो बीच में 10 दुकानें और खुल गई, अभी भी वही पान खाते हो। जहां पर तुम ब्यूटी पार्लर में जाते हो बीच में 10 ब्यूटी पार्लर और खुल गए, फिर भी तुम वहीं से लेते हो। किराने की दुकान से जिस समय से आप माल ले रहे हैं बीच में कई दुकानें खुल गई, लेकिन फिर भी आप वहीं से माल ले रहे हो, क्योंकि उस व्यक्ति ने रिलेशनशिप को बिल्ड कर दिया। और जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है ना तो सेल चुटकियों का खेल होता है। थोड़ा सोचो कि आप जिस किराने वाले से सामान लेते हो वो कैसे रिलेशनशिप बनाता है आपके साथ, है ना। जिस दिन सामान नहीं लेते, आपके हाथ में दोनों हाथ में थैले होते हैं ना, तो कहते हैं भाभी जी कहां जा रहे हैं, थक जाएंगे, मैं लड़का भेज देता हूं ना, आप जाइए घर पर, आ जाएगा थैला आपके घर पर। वो इस तरह की रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है कि आप जीवन में दूसरी जगह जाने की सोचते नहीं। लेकिन आपका माल क्यों नहीं बिकता? क्योंकि आप सीधा मुर्गी को हलाल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आज की आज काट ली जाए, उसकी जरूरत के बगैर सामान दे दिया जाए। अरे एक बार आप किसी टकले को कंगी बेच सकते हैं, दूसरी बात बेचने जाओगे तो तुम्हें टकला कर देगा। रिलेशनशिप इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल। पहला राय सर ने हमें सिखाया कैलकुलेशन। कमीशन कैसे आता, 3 लेगों से रॉयल्टी कैसे आती है, 4 लेगों से टेक्निकल कैसे आता, ये पहला राय सर ने सिखाया। और चारों अपलाइन से हम चारों बातें सीखे और चारों अपलाइन से कमीशन में आगे निकल गए। क्योंकि सब लोग चारों बातों में होशियार थे, हम चारों बातों को सीख गए और चारों में होशियार हो गए। बस इतना सा काम आपको करना है, सबसे सीखना है। जो भी सामने आ जाए केवल आपको सीखना है कि मुझे इससे क्या लेना है, और वो चीजें आपको प्राप्त कर लेंगी। हर साल पास होते थे, फाइनल एग्जाम भी पास हो गए, जैसे तैसे बीकॉम हो गई। बीकॉम होने के बाद 10 दिन तक तो पिताजी ने कुछ नहीं बोला। पिताजी से हमें बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि पिताजी ना डिफेंस वाले आदमी थे, डिसिप्लिन वाले, और ऊपर से फुटबॉल के शौकीन। क्या बात है। इतने शौकीन थे कि चलते चलते ही लात पड़ती, डर लगता था उनके। दूर से हम 20 फीट दूर से निकलते थे बात करते करते। मतलब को जवाब देना होता तो 25 फीट की कम से कम दूरी बनाते थे, फिर जवाब देते थे, क्योंकि पास में रहेंगे तो किक लग जाएगी, डर लगता था। पिताजी ने कमरे में बुलाया, पैर कांप रहे थे, अब क्या फरमान आएगा। तो पिताजी ने क्लियर कट बोला, बेटा अब तेरे बीकॉम का एग्जाम हो गया, अब तू नौकरी ज्वाइन कर ले। मैंने कहा पिताजी नौकरी, मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ, 2-2.5 हज़ार कमाता है, मुझे पता है क्या करता है तू। अभी तो बीकॉम हो गया है, अब लड़की वाले आएंगे, सगाई संबंध वाले आएंगे, वो पूछेंगे तुम्हारा लड़का क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, गैस का सिलेंडर ब्लैक करता है। उनकी समस्या कुछ और थी। उन्होंने मुझे जबरदस्ती दोस्त के पिताजी की मदद से एक नौकरी ज्वाइन करवा दी। नौकरी ज्वाइन कर ली मैंने, और लेकिन नौकरी भी अलग तरह से करता था। पूरे महीने मैंने इतना जम के काम किया कि मेरा पूरा बॉस खुश। 1 महीने बाद सैलरी की बात आई तो मुझे बुलाया गया और कहा शाबाश, वेरी गुड, बहुत आगे जाएगा। सारे नए बीकॉम को हम 700 रुपये सैलरी देते हैं, तुझे 750 देंगे। 2-2.5 हज़ार रुपये पार्ट टाइम कमा लेता था। उस समय मुझे 12 घंटे के 750 रुपये दिए गए। उसी समय हमने कसम खा ली, बाहर आते ही हमने हंसकर गाना गाया, तेरी दुनिया में न रखेंगे कदम आज के बाद। नौकरी करेंगे ही नहीं, लेकिन किस्मत बार बार नौकरी पर ही लेके आती। नौकरी नहीं करेंगे ठान लिया, लेकिन जब घर पर आ रहे थे तो पिताजी का चेहरा सामने आया। पिताजी को क्या समझाए, यहां पर साला हमारा दिमाग चलना ही बंद हो जाता था। जब हमारा दिमाग चलना बंद होता था तो हम पड़ोसी के पास नहीं जाते थे, अपने परम मित्र के पास जाते थे। परम मित्र कौन है? अपने दिमाग के पास गया। मैंने दिमाग से बोला, अरे भाई नौकरी नहीं करनी है, सोच लिया, लेकिन पिताजी को कैसे समझाएंगे? तो दिमाग ने कहा, पिताजी को दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती, तेरी मां को छोड़कर। दिमाग ऐसे ऐसे आइडिया देता भाई, तुम सोच नहीं सकते।
अगर तेरी माँ को तूने पटा लिया तो पिताजी को अपने आप उस काम में आना पड़ेगा, इसलिए तू माँ पर संघर्ष कर बेटा, पिताजी की तरफ मत जा। माँ माँ माँ, दुनिया में माँ जैसा कोई है ही नहीं। माँ कंपैरिजन लेस, पूरी पृथ्वी पर माँ का कोई कंपैरिजन नहीं करता कि तेरी माँ ऐसी मेरी माँ ऐसी। माँ तो माँ है मेरे भाई। माँ का दिल और माँ का दिमाग में की सोच, माँ का सोचने का तरीका पूरी पृथ्वी पर बच्चे के लिए उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। बच्चे के एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो बच्चे का दोस्त नहीं निकालती, वो कहते टीचर को ही नहीं आता। अब ऐसी माँ जो इस तरह से सोचे, संभव है भाई, माँ की तरह आप कोई सोच ही नहीं सकता। सोचने का तरीका ही अलग। माँ के सामने कोई आदमी आकर उसके बेटे की बुराई करे, साला गलती सही भी है तो भी सामने वाले की बैंड माँ बजा देती है। माँ से कंपैरिजन मत कीजिए, माँ से पंगा मत लीजिए। माँ जैसी सोच ही कभी हो ही नहीं सकती। बच्चा जब नौटंकी करता है ना तो माँ को पता है ये नौटंकी कर रहा है, फिर भी इस नौटंकी में उसका साथ देती है। ये वो माँ है। इस माँ को सल्यूट करो भाई, माँ जैसा पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है।